students, welcome to our class. Today we are discussing about narrations. Today we are going to discuss about narrations part 4, imperative sentence. We have already discussed in our 3 sessions about narrations. आज अपना चौथा सेशन है और इससे पहले जो है अपन ने पहले वीडियो में नरेशंस का इंट्रोडक्शन और प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस के बारे में पढ़ा है। दूसरा जो टॉपिक है उसमें अपन ने टेंस से रिलेटेड जो है दूसरे सेशन में बात की है। तीसरा सेशन जो है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका अपन इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा की है। और आज जो है अपना चौथा सेशन जिसमें अपन चर्चा करेंगे कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये तो आपको पता है ना। जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये जो बाहर वाला भाग है इसको अपन कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो अंदर वाला भाग है यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला इसको अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहला नियम मैंने क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसमें से टू, सेज टू, सेड टू कुछ भी आया है तो उसको वाक्य के भाव के अनुसार यानी सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्ट, कमांड, फॉरवर्ड एटसेट्रा जो भी उसका सेंस निकलता है उस सेंस के अकॉर्डिंग अपन उसमें बदलाव करते हैं। जैसे अपन जो है असर्टिव सेंटेंस में टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते थे, इंटरोगेटिव में आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में बदलते थे, उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए उसके मीनिंग के हिसाब से ये बदलेगा। सेकंड नंबर देखो, कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है उनको हटाकर अपन क्या जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे। भाई असर्टिव सेंटेंस जो है तो उसने अपन ने दैट जोड़ा और इंटरोगेटिव में जो है इफ जोड़ा और या फिर WH फैमिली का वर्ड था तो उसी को अपन ने कंटिन्यू किया। तो अब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें आपका टू जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और तीसरा देखो, अन्य परिवर्तन यथावत रहेंगे, बाकी जितने भी चेंजेस अपन ने सीखे हैं वो एज इट इज इसमें काम करेंगे। तो देखो कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। भाई जज ने जो है किसी केस की हियरिंग कर रहे थे, हियरिंग करते करते उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई पहले गवाह को हाजिर करो। तो क्या होगा, द जज ऑर्डर्ड, जज ने आदेश दिया। अब देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गई, सेड ऑर्डर हो, जज तो ऑर्डर ही देगा ना, तो ऑर्डर्ड कर दिया अपन ने, सेड सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर्ड भी सेकंड फॉर्म आ गई। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगा दिया। बाकी देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। कहीं थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले बी जरूर लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही। तो यहाँ देखो, टू कॉल द जज, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, अब नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड देखो, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, भाई कैप्टन जो था उसने सिपाहियों से कहा, क्या कहा, स्टैंड एट ईज, भाई आराम से विश्राम में खड़े हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड, अब कैप्टन तो ऑर्डर ही देगा ना, तो सेड टू किस में बदल गया, ऑर्डर्ड में। द सोल्जर, किस से ऑर्डर दिया, सोल्जर से, किस लिए, तो ये देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के अपन ने क्या लगा दिया, टू, और स्टैंड एट ईज को एज इट इज लिख दिया। इसी प्रकार से देखो, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कई ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट आपको है ही नहीं, तो वहां ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट होगा, ये समझना है। यहाँ टीचर किससे कहेगा, स्टूडेंट से ही तो कहेगा, यहाँ टू द स्टूडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं थी, अंडरस्टूड है। तो टीचर सेड हेल्प द नीडी, भाई टीचर ने ये कहा कि भाई हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा, द टीचर एडवाइज टू हेल्प द नीडी। तो यहाँ देखो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के अपन ने टू कर दिया और ये जो सेड था इसको एडवाइज में बदल दिया। तो इस तरीके से अपन जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उसमें अपने सेंटेंस बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो 2-4 एग्जांपल्स, ताकि आपको अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो भी समझ में आ जाए। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा तरीके से आपको समझ में आएगा। सिर्फ रूल ही रटते रहे तो उससे समझ में नहीं आना।
जब तक आप यूजेस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इंग्लिश का यूज करने के लिए, सीखने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना भी पड़ेगा। तो इंग्लिश की छोटी छोटी किताबें हैं, नॉवेल्स है, कुछ नहीं तो वीकली जो चंपक वगैरह आती है इनको भी पढ़ते रहो, तभी आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। क्योंकि यूजेस के बेस पे जो है, हम जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो ग्रामर जो है नहीं जानते हुए भी हिंदी हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके पढ़ने का अभ्यास किया है, तो अपने आप जो है वो समझ में आती गई अपने। भले ही वो रूल नहीं पता है लेकिन यूज कैसे होगा वो पता है। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी वही है कि भाई जब तक आप उसको कंटिन्यू पढ़ोगे नहीं तब तक जो है सिर्फ रूल्स के बेस पे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। देखो अगला एग्जाम्पल, द डॉक्टर said to the patient, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को घुमा करूँ। ठीक है, तुम्हारी बीमारी का आधा इलाज तो ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब देखो सेड टू किस में बदल गया, एडवाइस में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हटाकर अपन क्या जोड़ेंगे, टू, और बाकी एज इट इज लिख दो, वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार से जो है मदर सेड डोंट टेल अ लाई, माँ ने जो है झूठ मत बोलो। तो यहाँ जो है क्या होगा, मदर ने ऑर्डर दिया या मदर ने सजेस्ट किया या एडवाइस दी, जो भी आप लिखना चाहो। तो क्या हो जाएगा, मदर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू। अब सजेस्टेड, फिर नॉट पहले आएगा, नॉट टू टेल अ लाई। भाई एक चीज का ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। अगर नॉट वाला ये भूल भी जाओ, नॉट पहले आएगा बाद में आएगा, तो ये याद रखना कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बीच में कोई शब्द नहीं आएगा। तो देखो ये तो सलाह और इसके लिए है कि भाई यह यूज किया। अब देखो इसके लिए सीधा सा एक शब्द यूज कर सकते हैं कि मना किया। माँ मना कर रही है ना कि झूठ नहीं बोलना है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। फॉरबिड का मतलब मना होता है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉरबेड। तो मदर फॉरबेड टू टेल ए लाई। अब आप कहोगे सर नॉट क्यों नहीं लगा, तो नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, और फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो मना करने का मतलब इसमें नहीं तो शामिल है ना भाई, नहीं का मीनिंग तो इसमें शामिल है। अब अगर इसमें नॉट जोड़ोगे या और नहीं लगाओगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा कि भी माँ ने मना किया है कि झूठ नहीं बोले। तो नहीं मना किया और नहीं किया है, तो दोनों जो है नेगेटिव हो जाएंगे, मना करना और नहीं करना। तो नहीं जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डबल नेगेटिव सेंटेंस जो है तो वो पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहाँ फॉरवर्ड या फॉरवर्ड के साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और अगर आप एडवाइज्ड से कर रहे हो तो आपको जो है नॉट का प्रयोग करना होगा, और ये जो है हट जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से जो है एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं ताकि जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ये मैटर कि भाई क्या मामला है, कैसे क्या सेट होता है। तो देखो He said to me, please help me। ये देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, चार तरीके से शुरू होते हैं। ये मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस में भी बताया है, एक्टिव पैसिव करवाया उसमें भी बताया है, अब भी चर्चा हो रही है। क्योंकि देखो ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, अब प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ही, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही सेड टू को क्या बोल देंगे,
रिक्वेस्ट में बदल देंगे ना, रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज रिक्वेस्टेड में शामिल हो गया तो इसको यहाँ से हटा देंगे और क्या हो जाएगा, हेल्प मी को क्या किस में बदल देंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। आई बात समझ में। अब ये ही का मी का हिम क्यों हुआ, क्योंकि मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना भाई। बाकी अपने क्या लिखा था, बाकी नियम ये तावत रहेंगे तो प्रोनाउन संबंधी नियम ही तो काम आएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो है इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है तो आई के लिए मी आता है तो सब्जेक्ट ही के लिए हिम आएगा ना। तो इसलिए ये भी इस तरीके से जो है बदल गया। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करो तो, और बिना पढ़े तो कोई आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो लेट वाले भी देख लेते हैं, क्योंकि लेट के डबल मीनिंग निकल सकते हैं सेंटेंस में। एक तो अपन किसी के लिए कहते हैं भाई इसको ये करने दो, और एक अपन खुद उसमें शामिल होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं सेंटेंस। तो जो लेट्स से शुरू होंगे उसको जो है अपन थोड़ा सा उसमें तरीका चेंज करेंगे, जैसे अपन ने किया था उसमें पैसिव वॉइस में कि भी शुड लगाया था, तो इसमें भी जो है उसके साथ शुड का प्रयोग होगा और दैट ही लगाना पड़ेगा कंजक्शन। जहां अपन बात करेंगे किसकी, लेट्स, यानी जिसमें खुद को अपने आप को भी उसमें अपन इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। He said, let's help the poor, बिकॉज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें जो है जिनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए अगर किसी ने बोला और उसने कहा अभी चलो गरीबों की मदद करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सैड को किस में बदल दोगे, सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड दैट। अब देखो यहाँ सजेस्ट सैड के बाद क्या था, अस, भाई यहाँ अस साथ में आ रहा है लेट्स, तो दैट वी शुड हेल्प द पुअर। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि भाई जहां भी खुद को इंक्लूड कर रहे हैं लेट्स में, तो वहां कंजक्शन दैट लगाना है और शुड लगाना है, लेट को हटा देना है। ठीक है, इसी तरीके से देखो he, she said let's go for a walk, let's go for a walk, आओ घूमने चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, she suggested that। अब देखो लेट्स का मतलब क्या है, किसको कह रहा है, यहाँ भी क्या था, he suggested that, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, यहाँ भी क्या होगा, दे होगा। क्यों होगा दे, अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, प्लूरल है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन के, इसके मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन का है प्लूरल, भाई फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है ना, और ये थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर। तो जो ये फर्स्ट पर्सन का है ये थर्ड पर्सन में बदलेगा तो प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा, और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो लेट्स अस है, अस मतलब वी यानी हम, तो जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, और यहाँ जो है ये क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। कि she suggested that they should go for a walk। ठीक है, इस तरीके से जो है अपन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो आज का उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन आपको समझ में आया होगा, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपने जो है सीखा होगा। इसको एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।